लास्ट डे हमने जो है वो मारिया डीबी के ऊपर थोड़ा सा काम किया था। तो मारिया डीबी के ऊपर जो चीज़ें हमें करनी थी वो क्या क्या चीज़ें थी भाई? मारिया डीबी हमें इंस्टॉल करना आना चाहिए और मारिया डीबी को हो रहा है ना? नहीं, अब की है ना रिकॉर्ड, इससे पहले वाला तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। नहीं, उससे पहले वाला रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, मुझे पता था। तो अच्छा, अगर चलो हो भी रहा होगा तो क्या होगा? अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, हमने कल मारिया डीबी के ऊपर बात की थी। तो मारिया डीबी के अंदर क्या क्या चीज़ें जो करने वाली हैं, एक तो मारिया डीबी की इंस्टॉलेशन थी जो हमने लास्ट जो है वो सेशन के अंदर की थी। मारिया डीबी की इंस्टॉलेशन के लिए हमारी बुक हमें क्या कह रही है कि आपके पास कौन कौन से पैकेज होने चाहिए जब आप मारिया डीबी को इंस्टॉल करने जा रहे हो। तो अगर मैं मारिया डीबी को इंस्टॉल करने जाऊं तो उसके लिए जो पैकेज उसने मुझे बता रखे हैं वो कौन से पैकेजेज हैं और मैं उसको इंस्टॉल किस तरह कर रहा हूं। उसने कहा हुआ है यम ग्रुप इंस्टॉल मारिया डीबी और मारिया डीबी क्लाइंट। ये मारिया डीबी का एक ग्रुप है, अगर आप उस ग्रुप को इंस्टॉल कर लें तो उसमें से बहुत सारी पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं। ये उसने यहाँ पे नाम लिखे हैं उन पैकेजेस के कि किस किस पर्पज़ के लिए हैं। हमें मेन जो चीज़ चाहिए होती है वो MySQL का सर्वर, मारिया डीबी का सर्वर चाहिए होता है और मारिया डीबी का जो क्लाइंट है वो हमें चाहिए होता है। बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है। ये उस सूरत में ज़रूरत होती है जब आप किसी के साथ कनेक्टिविटी बनाने जाएँ मारिया डीबी की, यानी कि मारिया डीबी की मैं कनेक्टिविटी बनाने जा रहा हूँ पाइथन के साथ, कोई पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन है और वो मारिया डीबी के साथ कनेक्ट होगी तो फिर MySQL पाइथन का पैकेज भी होना चाहिए। कोई पर्ल के साथ कनेक्टिविटी है तो उसके लिए पैकेज होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट जो है वो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमने जो पैकेज 2 इंस्टॉल किए थे वो कौन कौन से पैकेज थे, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो मेरे पैकेज थे, मैंने कमांड यूज़ की थी यम इंस्टॉल मारिया डीबी सर्वर और मारिया डीबी। ये 2 पैकेजेस थे जो मैंने इस मशीन में इंस्टॉल किए थे। जब मैं दोबारा इंस्टॉल करने जाऊंगा तो मेरे पास जो मैसेज आएगा वो ये आएगा कि ये दोनों पैकेजेस आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और लेटेस्ट वर्जन है। ये दोनों के केस में उसने मुझे ये मैसेज दे दिया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, जब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया तो इंस्टॉल करने के बाद हमने सिस्टम CTL स्टार्ट की थी उसकी सर्विस। अभी मैं यहाँ पे स्टेटस चेक कर रहा हूँ मारिया डीबी का। तो मारिया डीबी का स्टेटस जो है वो आपके सामने है कि मारिया डीबी इस वक्त जो है वो इनएक्टिव है, डेड है, यानी कि चल नहीं रही। तो अगर आपको चलानी है तो आपने सिस्टम CTL स्टार्ट कर दिया मारिया डीबी, और मारिया डीबी स्टार्ट भी होनी चाहिए और बूट टाइम पे इनेबल भी होनी चाहिए। उसने मुझे कहा कि कोई प्रॉब्लम है मारिया डीबी के अंदर, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रही। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मारिया डीबी में चला गया, -L लगा दिया, इंटर किया तो उसने मुझे एक मैसेज दिया है जनाब। वो मैसेज क्या है? वो कह रहा है भाई मारिया डीबी की लॉग के अंदर जाके देख लो। और अगर मैं जाके देखूं, मैंने उसकी डायरेक्टरी में तो कुछ नहीं किया था, var lib MySQL में तो कुछ नहीं किया था। VIETC my.cnf में भी कुछ नहीं किया था। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं गया और मैंने उसे कहा कि यम इंस्टॉल के बजाय मैंने उसको कह दिया री इंस्टॉल मारिया डीबी और मारिया डीबी सर्वर। री इंस्टॉल कर लिया मैंने। जब री इंस्टॉल करूँगा तो पैकेज दोबारा इंस्टॉल हो जाएंगे और पैकेज इंस्टॉल होने के बाद मेरे पास क्या होगा भाई? हाँ, अब जब मैंने इंस्टॉल कर लिया और फिर मैं गया, मैंने कहा सिस्टम CTL स्टार्ट करो या सिस्टम CTL इनेबल करो -- नाउ मारिया डीबी। तो मारिया डीबी की सर्विस जो है वो स्टार्ट भी हो जाएगी और मारिया डीबी इनेबल भी हो जाएगा।
अगेन उसने मुझे मैसेज दिया है, तो जो मैसेज उसने मुझे दिया है उस मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा जर्नल CTL -XE, दिखाओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर। इसके बाद आपने ये नेट स्टेट ग्राफ किया था 3306। वो मुझे ये कह रहा है कि जो मारिया DB की डायरेक्टरी है ना, ये जो डायरेक्टरी है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। मैं एक काम कर रहा हूँ, और वो काम मैं ये कर रहा हूँ कि मैं गया यहाँ से और मैंने इसको कहा RM - RF सब कुछ रिमूव कर दो यहाँ से। LS - LA से मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया उसमें, और मैं यानी कि उसकी पूरी डेटाबेस मैंने खाली कर दी है, और मैं अब सर्विस को दोबारा रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है, क्या मैसेज देता है वो। कुछ किया था हमने लास्ट में। DF - ST हार्ड डिस्क में स्पेस है, स्पेस तो बहुत है। देखो मैंने सारी फाइलें रिमूव कर दी थी मार्च 12/21 पे उसने सारी फाइलें दोबारा से क्रिएट कर दी हैं, जिनको मैंने रिमूव कर दिया था। सर्विस जब स्टार्ट करने के तो उसने सब कुछ क्लियर कर दिया है। दोबारा गया सिस्टम CTL स्टार्ट करता हूँ, मारिया DB, क्या हो गया, कंट्रोल शिफ्ट, अच्छा इन्होंने एक तजवीज़ दी है कि आप जाएं CD ... करें, RPM -E करें, मारिया DB सर्वर के पैकेज को रिमूव कर दें, और मारिया DB के भी पैकेज को रिमूव कर दें, और फिर चेक करें RPM -QA पाइप लगा के ग्रैप मारिया DB इंस्टॉल्ड हुआ है। उसने कहा उसकी लाइब्रेरी का पैकेज है, मैंने कहा वो भी चलो रिमूव कर दो, दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के लिए गया तो उसने कहा वो लाइब्रेरी का पैकेज और दूसरे पैकेजेस में भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। दोबारा गया मारिया DB सर्वर और मारिया DB इंस्टॉल किया। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम होता है इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से कोई मसला है, पैकेज का मसला नहीं है। पैकेज इंस्टॉल किए, पैकेज इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम CTL इनेबल -- नाउ अगर कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि सर्विस भी स्टार्ट हो जाए और सर्विस इनेबल भी हो जाए। तो इनेबल तो उसने कर दी है। स्टार्टिंग पे देखते हैं क्या मैसेज आता है। स्टार्टिंग पे अगेन जो है ना उसने वही मैसेज दे दिया है, सिस्टम CTL स्टेटस -L मारिया DB। क्या कह रहा है भाई, कहाँ पे, एक मिनट ना, मैसेज तो पढ़ूं पहले क्या लिखा हुआ है। उसको प्रॉब्लम जो आ रही है ना वो डेटाबेस की डायरेक्टरीज में, कल हमने बैकअप बनाया था सर, मारिया DB की डायरेक्टरी में प्रॉब्लम आ रही है। और देखें उसने जो बात उसने मुझे बताई है ना, उसने मुझे कहा है कि आपका ये जो फोल्डर है ना CD var के अंदर, lib के अंदर MySQL, इस फोल्डर में कुछ नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो मैं एक दफ़ा फिर खाली कर रहा हूँ इसे और दोबारा से सर्विस चला रहा हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। दोबारा देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। कल इसी की कॉपी आपने बताया था कि इसी की कॉपी भी उठा लेते हैं बैकअप के लिए। मैंने की तो नहीं थी ना, नहीं की नहीं थी, लेकिन आप और वैसे बता रहा। हाँ, उसने मुझे फिर वही मैसेज दे दिया। तो मैं एक दफ़ा चेक करता हूँ कि क्या मुझे बता रहा है ये स्टेटस में। जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो मारिया DB की डायरेक्टरीज प्रिपेयर करने में आ रही है। चलो अब उसकी जाके लॉग देखते हैं। लॉग उसकी आ रही है ना tail/var, यहाँ पे मैंने जाके लॉग ओपन की है। लॉग क्या है, tail/var log मारिया DB, और मारिया DB में maria db.log
यहाँ पे मैंने देखें यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है। यहाँ पे मैंने लॉग खोली है, एक दफ़ा फिर जो है वो जाता हूँ मैं और दोबारा से सर्विस स्टार्ट करता हूँ तो मेरे सामने जो है वो मैसेज आ जाएगा लॉग के अंदर कि क्या प्रॉब्लम है। इनेबल किया, स्टार्ट किया, लॉग यहाँ पे आ रही है। क्या लॉग आ रही है भाई? वो कह रहा है भाई, वो कह रहा है कि माई एसक्यूएल जो है ना, ऐसा लग रहा है कि माई एसक्यूएल का प्रोसेस जो है ना वो चल रहा है पहले से, तो ऐसा लग रहा है कि चल रहा है। तो मैंने कहा भाई अभी चेक कर लेते हैं। नेट स्टेट डैश PLANET प्लैनेट पाइप लगा के ग्रैब कॉलन 3306 अगर चल रहा होगा तो मेरे सामने आएगा। यहाँ पे भी नहीं चल रहा। फिर मैंने कहा PS-A या P grab माई एसक्यूएल, P grab मारिया DB, PS-AUX पाइप लगा के ग्रैब माई एसक्यूएल, P grab मारिया DB। मुझे तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जो है वो चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा मारिया DB का। और वो मैसेज क्या दे रहा है? वो मैसेज ये दे रहा है कि जनाब cannot start server, bind on TCP IP port, got error 99, cannot assign requested address. Do you already have another MySQL server running on port 3306? उसको IP और पोर्ट नहीं मिल रही जो मुझे लग रहा है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? नेट स्टेट डैश PLANET प्लैनेट पाइप लगा के ग्रैब कॉलन 3306 और आईपी क्या है? आईपी एड्रेस शो। अरे इसकी आईपी चेंज हो गई, 40.131 उसकी आईपी हो गई है। तो मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? 40. अगर इस बाइंडिंग के ऑप्शन को हटा दूं और डेटा को, इस फाइल को सेव कर दूं और उसके बाद जाके मैं सर्विस को चलाऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि मेरी सर्विस बहुत आसानी से चल जाएगी। वो आईपी से बाइंड हो रही थी, वो आईपी उसको मिल नहीं रहा था। स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, ये स्टार्ट भी हो जाएगी सर्विस और सर्विस जो है आपके सामने चल भी जाएगी। वो my.cnf जो है ना वो रिमूव नहीं करता, वो किसी भी कंडीशन में रिमूव नहीं करता। अगर एक दफ़ा उसने बना ली कॉन्फ़िगरेशन फाइल फिर वो आपके सिस्टम में रिमूव नहीं करेगा। और एक और बात है कि अगर आप चेक करेंगे ना, ये देखें RPM-QF, इससे अगर आप चेक करेंगे कि my.cnf किस पैकेज को इंस्टॉल करने से आई है तो वो भी आपको क्या बता रहा है? वो कह रहा है ये मारिया DB की लाइब्रेरी वाले पैकेज से आई है। उस लाइब्रेरी वाले पैकेज को तो हमने ना इंस्टॉल किया ना रिमूव किया, तो हम तो मारिया DB सर्वर और क्लाइंट के पैकेज को इंस्टॉल कर रहे थे, तो इसलिए वो उस फाइल के अंदर कोई चेंज जो है ना आ नहीं रहा था। तो अभी मेरे सिस्टम में ये सर्विस स्टार्ट भी हो गई है और सर्विस चल भी रही है। जब MySQL चल रहा होता है तो चलने में हम उसको इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं विदाउट मैंने सिंपल लिखा है MySQL, इंटर किया, ये MySQL कनेक्ट हो गया। इंस्टॉलेशन के बाद जो दूसरा काम हम कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि ये इस तरह कनेक्ट ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं? हम उसकी सिक्योर इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं। कैसे? MySQL_secure इंस्टॉलेशन। मैंने इंटर कर दिया दोबारा, करंट पासवर्ड कुछ भी नहीं है रूट का, इंटर किया, नया पासवर्ड सेट कर दिया। रेड एनोनिमस यूज़र डिलीट करना है, बोला कर दो। रूट के लॉगिन को डिसेबल करना है, रिमोटली कर दो। टेस्ट डेटाबेस को रिमूव करना है या रखना है, मैंने कहा रख लो। प्रिविलेजेस टेबल्स को चेंज करना है, मैंने कहा कर दो। जब भी आप कोई यूज़र्स की या राइट्स की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको ये टेबल जो है वो प्रिविलेजेस का जो टेबल होता है ये आपको रीलोड करना पड़ता है। ये काम मैंने कर दिया। करने के बाद जब दोबारा मैं जाऊंगा, पहले मैंने ये कमांड लिखी थी तो मैं कनेक्ट हो गया था, अब मैं कमांड लिखूंगा तो मुझे मैसेज आएगा एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट एट लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड नो, यानी कि विदाउट पासवर्ड ये कनेक्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको ये कनेक्ट करे तो आपको इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा। पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड आपने डेटाबेस का दिया है
आपने वो पासवर्ड अगर सही डाल दिया तो उसने आपको कनेक्ट कर देना है। तो इंस्टॉलेशन के बाद, सर्विस चलाने के बाद, ये वो तीसरा ऑप्शन था जो कि सिक्योर किया हमने और हम डेटाबेस में आ गए। अब जो काम है वो है डेटाबेस के अंदर के काम। वो क्या काम है? वो काम कौन से जो डेटाबेस के अंदर करने के हैं? सबसे पहली चीज जो है वो मुझे ये देखना है मुझे काम क्या करना है, वो मैं आपको जरा यहाँ बता दूं। डेटाबेस मैंने इंस्टॉल कर ली, डेटाबेस मेरी चलने लगी है। अब मैं डेटाबेस के ऊपर जाके कुछ काम करने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे डेटाबेस कैसे क्रिएट होगी, डेटाबेस कैसे डिलीट होगी, ये वो काम है जो मुझे करना है। तो अपनी मशीन पे चला गया हूँ, यहाँ जाके मैंने सबसे पहले ये देखा है कि मेरे पास डेटाबेसेस हैं कितनी। शो डेटाबेसेस, उसने मुझे बता दिया कि आपके पास डेटाबेसेस जो हैं वो ये हैं। अगर मुझे कोई डेटाबेस क्रिएट करनी है तो मैं सिंपल सी कमांड लिखूंगा, क्रिएट डेटाबेस, किस नाम से? SSUET। ये डेटाबेस का नाम लिखा है और एक डेटाबेस क्रिएट कर दी। अगर आप देखेंगे तो ये SSUET यहाँ पे नजर आ रही होगी। अगर मुझे डेटाबेस क्रिएट करनी है, बेसिकली हम नॉर्मली इस बात को क्या कह रहे होते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। मैं क्रिएट तो डेटाबेस कर रहा हूं और आपको दिखा भी रहा हूं डेटाबेस, लेकिन कहते इसको इस तरह से हैं कुछ कि आपके पास एक डेटाबेस सर्वर चल रहा है, उस डेटाबेस सर्वर में एक इंस्टेंस चल रहा है NADUET का। ये भी एक डेटाबेस ही है, लेकिन उसके लिए वर्ड आमतौर पे इंस्टेंस का यूज किया जाता है। ये भी एक सेपरेट डेटाबेस है, लेकिन उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेंस का। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक बैंक है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन चल रही है जिनको ओरेकल का डेटाबेस चाहिए। तो मैं ये नहीं करता उसके लिए कि एक ओरेकल का डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल किया और उसको उस एप्लीकेशन से कनेक्ट कर दिया। फिर मेरे एनवायरनमेंट में कोई नई एप्लीकेशन आई, उसके लिए अलग डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल किया और उसको उससे कनेक्ट कर दिया, और सारी एप्लीकेशन के अलग अलग डेटाबेसेस। आमतौर पे मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता हूं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर भी, लेकिन मैं क्या करता हूं कि जी मैंने एक डेटाबेस इंस्टॉल किया, उस डेटाबेस के अंदर मैंने एप्लीकेशन 1 का, एप्लीकेशन 2 का, एप्लीकेशन 3 के इंस्टेंसेस बना लिए। तो ये जो मैंने NADUET का इंस्टेंस बनाया है, इसको सिर्फ NAD वाले ही कनेक्ट कर सकेंगे। जो मैंने SSUET का बनाया है, उसको सिर्फ SSUET वाले ही कनेक्ट कर सकेंगे। इसके अंदर सिर्फ उनके स्टूडेंट का डेटाबेस होगा, इसके अंदर उनके स्टूडेंट का डेटाबेस होगा। अगर मैं चाहता तो अलग अलग लिनक्स की मशीनों पे NAD का अलग, SSUET का अलग सेपरेट बना लेता, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसमें इस तरह से इंस्टेंसेस बना लिए अलग। तो असल जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपको डेटाबेसेस देखने होंगे तो आप डेटाबेसेस को इस तरह देख सकते हैं। डेटाबेस को क्रिएट करने की कमांड क्या थी? ये कमांड थी क्रिएट करने की। डेटाबेस को डिलीट करने की कमांड क्या है? अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप की कमांड लिख दूं, ड्रॉप, अगर मैं इस डेटाबेस को ड्रॉप करना चाहता हूं, जो कि एक टेस्ट डेटाबेस है, अगर ड्रॉप करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर ये कमांड लिखूंगा, वो उसको ड्रॉप कर देगा। मैं टेस्ट डेटाबेस को ड्रॉप नहीं कर रहा, मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूं जो मैंने अभी बनाई थी, जो मैंने बनाई है, ये ड्रॉप हो गई। क्रिएट करना है, शो करना है और ड्रॉप करना है। और एक और चीज जो डेटाबेस के साथ मैं इस्तेमाल करता हूं वो क्या है, एक दफा फिर एक क्रिएट कर रहा हूं जो मैंने बनाई थी SSUET वाली, दोबारा बना देता हूं। अगर आप शो डेटाबेसेस करेंगे तो आपके सामने NAD भी आ गई, SSUET भी आ गई। एक और डेटाबेस मैंने क्रिएट कर ली जिसका नाम मैंने रखा क्या है, मैंने रखा है test1। ये एक डेटाबेस है, इसका नाम मैंने रखा है test1, या मैंने इसका नाम रखा है, जरा गौर से देखिएगा, MySQL डैश या अंडरस्कोर BKP। ये मैंने एक डेटाबेस बना दी, ये मैंने एक डेटाबेस बना दी MySQL अंडरस्कोर BKP के नाम से। क्या है इस डेटाबेस में? अभी आपको अगर दिखाऊंगा तो इस डेटाबेस में क्या है, हाँ क्या है ये देखने के लिए, क्या है ये देखने के लिए क्या कमांड यूज करना पड़ेगी? यूज डेटाबेस का नाम, जैसे MySQL अंडरस्कोर BKP, यूज
जब यूज करूंगा तो पहले यहाँ पे डेटाबेस में सिलेक्शन में नन लिखा आ रहा था, अब यहाँ पे MySQL BKB आ गया। डेटाबेस के अंदर क्या चीज होती है? टेबल्स। तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा शो टेबल्स तो मुझे टेबल्स दिखाएगा, और इसके टेबल्स कितने होंगे अभी आप देखिएगा, कोई टेबल नहीं है इसमें। शो टेबल कह रहा है इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये देखें मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यूज MySQL में चला गया, यूज MySQL के नाम से डेटाबेस है जी, है बिल्कुल, उसमें चला गया। वहां जाके अगर मैं करूंगा यही कमांड शो टेबल, ये MySQL BKB जो मैंने बनाई थी, एक सिंपल MySQL है जिसका नाम है, जो MySQL की डेटाबेस अपनी है, इंटरनल डेटाबेस है। शो टेबल्स किया तो उसमें बहुत सारे टेबल आ रहे हैं, ये बहुत सारे टेबल हैं जो उसमें आ रहे हैं, ठीक है। और किसी भी टेबल के अंदर अगर मैं जाऊंगा और देखना चाहूं किसी टेबल के अंदर क्या है, किसी टेबल के अंदर जो है वो क्या वैल्यूज हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्क्राइब यूजर का टेबल। ये जो यूजर का टेबल है इसको डिस्क्राइब करो, तो जवाब में देखें क्या मैसेज आ रहा है। उस यूजर के टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं उनकी डिटेल आ रही है, कौन कौन सी फील्ड्स हैं यूजर के टेबल के अंदर, ठीक है। वो मुझे बता रहा है कि यूजर के टेबल में जो फील्ड होंगी ना ऊपर, वो ये होंगी होस्ट, यूजर, पासवर्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। ये वो मुझे इसने इंफॉर्मेशन दी है। क्या मैंने लिखा था, किसी टेबल के अंदर जाके कुछ देखना हो तो आप कैसे देख सकते हैं, वो आप ऐसे देख सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता रहा हूं कि अगर किसी टेबल के अंदर से मुझे कोई इंफॉर्मेशन देखनी है तो मैं ऐसे देख सकता हूं। कोई भी उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, मुझे उस कॉलम में से, यूजर के टेबल में से कुछ कॉलम देखने हैं, तो ये मेरे पास ऑप्शन है। मैंने उसको बता दिया कि मुझे यूजर के टेबल में से आपने पासवर्ड, आपने ये 4 इंफॉर्मेशन देनी है, ये 3 इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैं इस तरह देख सकता हूं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, हो सकता है कि वो आपसे कहें कि भाई यहां पर एक ऐसा ऑप्शन हो, लिखा हुआ हो यूजर और लिखा हुआ उसका रीजन और लिखा हुआ उसकी लोकेशन। हो सकता है वो आपसे कहें कि भाई आपने ये बताना है कि ये यूजर मिसाल दे रहा हूं, ये यूजर कितने रीजन में है, कितने रीजन में ये एग्जिस्ट करता है यूजर। तो आपने कमांड चलाई और कमांड सिलेक्ट की कमांड चलाई और उससे आपने काउंट कर लिया, यार ये यूजर है और ये जो है वो 3 रीजन में या 2 रीजन में या 5 रीजन में या एक रीजन में ये मौजूद है, और आपने उसका आंसर जो है वो एग्जाम के पेपर पे लिखना होता है। बहरहाल बात नहीं भी आता, लेकिन ये कि ये सिलेक्ट की क्यूरी, आपको उसमें एक क्वेश्चन आता है जो कि सिलेक्ट का होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर किसी भी डेटाबेस को यूज करना चाहता हूं तो मैं यूज कैसे करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे टेस्ट का डेटाबेस यूज करना है, जब टेस्ट के डेटाबेस में आ गया तो फिर मैं वहां पे कहूंगा उसमें टेबल्स हैं, उसने कहा उसमें कोई टेबल नहीं है, खाली है वो। अगर उसमें टेबल होते तो इस तरह MySQL की तरह जब मैं उसको कहता शो टेबल्स तो वो टेबल्स दिखाता, और टेबल्स के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं वो अगर मुझे देखनी होती तो मैं डिस्क्राइब करता और उस टेबल का नाम लिख देता, तो उस टेबल के अंदर जो फील्ड्स होती वो मुझे फिर इस तरह से दिखा रहा होता। और फिर उन फील्ड्स में से भी अगर मुझे कुछ देखना होता तो फिर मैं सिलेक्ट की क्यूरी चलाता। सिलेक्ट, कौन से टेबल की बात कर रहा था मैंने कहा यूजर का नाम बताओ और उसकी मैक्सिमम कनेक्शंस, मैक्सिमम यूजर कनेक्शन वाला ऑप्शन जो है वो मुझे बताओ। पेस्ट फ्रॉम यूजर के टेबल में से, जब इंटर करूंगा तो यूजर के मैक्सिमम कनेक्शन जो है वो अनलिमिटेड है, कोई उस पर लिमिट लगी हुई नहीं है। 0 का मतलब होता है अनलिमिटेड, नंबर ऑफ कनेक्शन आपने कोई लिमिट नहीं किए हुए। रूट की मर्जी, रूट चाहे 1 कनेक्शन बनाए, रूट चाहे 2 कनेक्शन बनाए, 10 बनाए, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये मेरे पास सिलेक्ट की जो क्यूरी थी उससे मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब मैंने एक काम किया है और वो आपको मालूम है, अगर मैं शो डेटाबेसिस करके दिखाऊं, शो डेटाबेसिस करके अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास
एक ओरिजिनल MySQL का डेटाबेस है और एक MySQL बैकअप के नाम से है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिएगा जरा। मैंने एग्जिट किया, एक कमांड लिखी MySQL डंप की। बैकअप की बात मैं पहले कर रहा हूं क्योंकि कल मैंने की थी। -u रूट -p एक MySQL का टेबल है, उसका बैकअप बनाओ TMP में mysql.txt करके, mysql.sql करके। उसने मुझसे पासवर्ड पूछा और उसने ये बैकअप वहां बना दिया। जब ये बैकअप बन गया तो फिर मैं चाहता हूं कि इस बैकअप को मैं रीस्टोर करूं। कहां पे, कहां रीस्टोर करूं? क्यों भाई, क्या मिस्टेक है? अरे यार सॉरी। अब सही है? ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एक डेटाबेस का लिया बैकअप, जो मेरी MySQL इंपॉर्टेंट डेटाबेस थी, जिसके अंदर सारे MySQL की अपनी कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीजें थी। उसका बैकअप लिया और उसका बैकअप लेके एक और डेटाबेस के ऊपर रीस्टोर कर दिया। अब अगर आप जाएंगे, कमांड लिख लें, फिर मैं जा रहा हूं और आपको दिखाता हूं कि जो काम MySQL के अंदर है वही MySQL._backup के अंदर भी होगा। तो अगर आपको किसी किस्म की कोई टेस्टिंग करनी है तो आप बैकअप लेके कहीं रीस्टोर करें और उसके अंदर जो भी आपने चेंजिंग करनी है वो आप चेंजिंग कर सकते हैं। मैं चेंजिंग अभी थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। डेटाबेस में चला गया हूं। अब यहां देख लें, अगर मैं अब करूंगा यूज MySQL_BKP, तो MySQL_BKP के अंदर भी सब कुछ कैसा होगा, शो टेबल्स सारे वही टेबल्स आ रहे हैं जो MySQL, जो सिंपल MySQL में आ रहे थे। ये देखें आप, शो टेबल्स, उसमें भी 24 रोज आ रही थी, इसमें भी 24 रोज आ रही हैं। और अगर आप दोबारा चले जाएं MySQL_BKP में और वहां पे करें शो टेबल्स, तो टेबल्स तो आ रहे हैं, उसमें अगर आप डिस्क्राइब करें, किसी भी टेबल को आपने डिस्क्राइब करना है तो वो टेबल भी उसी तरह से डिस्क्राइब भी हो रहे हैं। या आपने उसका एक बैकअप बना दिया और उसको रिस्टोर कर लिया। यही फाइल अगर मैं, जो मैंने TMP में रखी हुई है, अगर यही फाइल मैं उठाऊं यहां से और लेके चला जाऊं कहां पे, ये किसी और मशीन में ले जाऊं, तो वहां पे बैकअप रिस्टोर हो जाएगा। और ये टोटल डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का साइज कितना है, आपके बैकअप का साइज कितना है, उतना ही टाइम जो है वो बैकअप में और रिस्टोर के अंदर लगता है। अब एक बात और जो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, वो क्या थी, वो ये थी कि मेरे पास varlib MySQL के नाम से एक डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी में सारे डेटाबेसेस होते हैं। ये देखें अगर आपको नजर आ रहा हो तो, ये मेरे डेटाबेसेस हैं सारे जो मैंने बनाए हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब मेरे पास एक बैकअप का टूल है जो क्या करता है, और कीजिएगा मेरी बात पे, मेरे पास एक बैकअप का टूल है, उसको मैंने क्या रखा है कि इस डायरेक्टरी के अंदर आना varlib MySQL में और जो भी डाटा है यहां से उठा के ले जाना। तो अगर वो बैकअप का टूल ये सारा डाटा जो यहाँ पे रखा हुआ है ये उठा के किसी और डायरेक्टरी में ले जाके रख दे, अगर रख दे तो किसी और सिस्टम पे जाके रख दे, तो क्या होगा, ये बिल्कुल आइडेंटिकल डेटाबेस वहां पे मिल जाएगा। सिर्फ आप इसके कंटेंट उठा के कहीं और ले जाएं, ये डेटाबेसेस सारे आपको वहां पे एज इट इज मिल जाएंगे। तो आप इसको बैकअप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो मैं बैकअप के लिए इस वाली स्ट्रेटजी के बजाय कि ये वाला मैं डेटाबेस के बैकअप की कमांड चला रहा हूं, जो मैं यहां चला रहा था, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, यहां जो मैंने चलाई थी MySQL डंप और MySQL सिंपल 54 और 55, ये दोनों 54 और 56, 55 में शायद मैंने नाम कुछ गलत इस्तेमाल कर दिया था, तो 54 और 56 ये दो मेरे पास वो कमांड्स हैं जिनसे मैं बैकअप और रिस्टोर कर सकता हूं। खैर, मैं बैकअप एंड रिस्टोर से जरा बाहर आ गया हूं, अब दूसरे ऑप्शन की तरफ। एक और तीसरा ऑप्शन भी है बैकअप का,
लेकिन अब मैं बैकअप के उस ऑप्शन की तरफ जा नहीं रहा, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर मुझे डेटाबेस के अंदर किसी किस्म के जो डेटाबेस मैंने क्रिएट किए हैं उनके ऊपर कुछ काम करना है तो मैं क्या करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि NAD का जो डेटाबेस है उसको सिर्फ और सिर्फ NAD का एक यूज़र बना दूँ, उसको राइट्स दे दूँ कि वो NAD के डेटाबेस के ऊपर काम कर सके और वो यूज़र नेम पासवर्ड उसको दे दूँगा। एप्लीकेशन 1 का जो डेटाबेस है उस डेटाबेस का एक यूज़र बना दूं और उसको राइट्स दे दूं। वो एप्लीकेशन 1 का यूज़र सिर्फ आके उस डेटाबेस में राइट कर सकेगा, उसको बाकी डेटाबेसेस नज़र नहीं आएंगी। वो काम मैं कैसे करूंगा? मैंने कहा क्रिएट करो यूज़र। यूज़र का नाम क्या होगा? यूज़र का नाम फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया NADUET। ये यूज़र का नाम है जो कि NAD के डेटाबेस को एक्सेस करेगा। अब ये डेटाबेस जो आएगा ये कहां से आएगा? सॉरी, ये यूजर जो एक्सेस कर सकता है वो कहां से एक्सेस कर सकता है? उसकी 3-4 कंडीशन है। जो पहली कंडीशन मैंने दी है वो क्या दी है? मिसाल दे रहा हूं आपको मैं। मैं उसको ये कह रहा हूं कोई भी यूज वो डाल सकता हूं अपना, क्या कहते हैं उसे, यूजर के साथ कुछ भी आईपी डाल सकता हूं। अगर मैं उसको ये कह दूं कि भाई ये 40.1 से कनेक्ट कर सकता है, सिर्फ 40.1 से, यानी कि वो सिर्फ इस आईपी से कनेक्ट कर सकता है, तो ये यूजर क्रिएट हो गया और वो सिर्फ इस आईपी से कनेक्ट कर सकता है। अगर मैं इसको ऐसा कह दूं कि भाई वो इस आईपी से नहीं बल्कि इस नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है, तो वो इस नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है। अगर मैं उसको ऐसा कह दूं कि ये यूज़र सिर्फ और सिर्फ लोकल होस्ट से कनेक्ट कर सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकल होस्ट से कनेक्ट कर सकता है। मैं अगर इसको ऐसा कह दूं कि ये जहां कहीं से इसका दिल चाहे कनेक्ट कर सकता है, तो वो जहां कहीं से उसका दिल चाहेगा वो कनेक्ट कर सकता है। कंडीशन क्या क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि मैंने उस NAD वाले से, वो जरा गौर कीजिएगा, उस एप्लीकेशन सर्वर का आईपी लिया और यहाँ पे एक यूज़र बना दिया कि इस एप्लीकेशन सर्वर से ये कनेक्ट करेगा इस यूज़र के नाम से और इस सर्वर पे कनेक्ट करेगा और पासवर्ड जो है वो ये होगा। पूरे नेटवर्क का बताना है तो पूरे नेटवर्क का बता दिया। आपकी लोकल मशीन का बताना है, इसका बता दिया। ऐसा क्यों बताया? ऐसा इसलिए बताया कि एप्लीकेशन और डेटाबेस एक ही सर्वर पे चल रहे हैं, तो फिर ये वाली कंडीशन काम करती है। लोकल होस्ट, बाहर से कोई कनेक्ट नहीं कर सकेगा इस यूजर से, डेटाबेस को कोई बाहर से एक्सेस ही नहीं कर सकेगा। और अगर परसेंटेज लगा दिया तो इसका मतलब होता है ऑल नेटवर्क, कहीं से भी। जब ये यूजर मैं क्रिएट कर रहा हूं तो ये यूजर बन के जा कहां रहे हैं? कहां जा रहे हैं ये यूजर? ये यूजर सारे के सारे जो MySQL का अपना डेटाबेस है उसके अंदर जा रहे हैं। MySQL के अंदर यूजर नहीं, यूज MySQL, और MySQL में आ गया तो डेटाबेस में आके जो मैं कमांड चला रहा हूं, यहाँ पे वो कमांड क्या है? सिलेक्ट यूजर कॉमा होस्ट। ये होस्ट वाला कॉलम है, ये यूजर का नाम है और ये किस होस्ट से कनेक्ट होगा। तो मैंने कहा ये दो चीजें दिखाओ फ्रॉम यूजर की डेटाबेस से। समझ में आ रहा है भाई? उसने दिखा दिया। उसने कहा आपने ये यूजर्स जो हैं वो क्रिएट कर रखे हैं। NAD का यूजर कहीं से भी आ सकता है, लोकल होस्ट से भी आ सकता है। जब आपने ये लगा दिया तो इसका मतलब फिर ये है कि आपको इन सब चीज़ों की देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको अपने उसके लिए बता रहा था। यूज़र क्रिएट करना है तो क्या किया था मैंने? क्रिएट करो यूज़र SSUET। SSUET का यूज़र सिर्फ और सिर्फ लोकल होस्ट से कनेक्ट कर सकेगा और कहीं से कनेक्ट नहीं कर सकेगा। वो भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, वो ऊपर दिया हुआ है ना उसने। आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड दे देता हूँ SSUET 123, ये पासवर्ड दे दिया, इंटर कर दिया। अगर आप अब देखेंगे तो उसमें SSUET का भी एक यूजर आ गया। 4 अलग-अलग यूजर क्रिएट किए। किसने?
हाँ तो मैंने भी तो 4 अलग अलग दफ़ा ही बताया था ना उसको, अगर आप देखो कंडीशन बनाई थी तो ना। अलग अलग कंडीशन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ऐसा करते नहीं है, ऐसा करते नहीं है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा था कि इस तरह के ऑप्शन यूज हो सकते हैं यूजर क्रिएट करते हुए, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था। अब मुझे इन यूजर्स को डिलीट करना है। आपने कहा कि सर जब आप ये वाला राइट्स, जब आपने SSUT को राइट दिया कि वो सिर्फ लोकल मशीन से कनेक्ट करे, NAD को भी राइट्स दिया कि वो लोकल मशीन से कनेक्ट करे, तो फिर इसका क्या पर्पज है, फिर इसका क्या पर्पज है, फिर इसका क्या पर्पज है? ठीक है, मैंने कहा देखो लोकल होस्ट का मतलब है ये सिर्फ हमारी इस मशीन से कनेक्ट करेगा, और इसका मतलब है कि ये पूरे 40 के नेटवर्क से किसी भी PC से कनेक्ट कर लेगा, और इसका मतलब है 40.1 से, और इसका मतलब है हर जगह से। तो मुझे अब ये 2 जो हैं ये वाले रिमूव करने हैं। रिमूव कैसे करूंगा? जब क्रिएट कर रहा था तो क्या कर रहा था, अब मैंने कहा भाई डिलीट करो यूजर, क्या नाम है, NADUET %, ये डिलीट कर दो, डिलीट। मैंने कहा डिलीट कर दो ये यूजर, मुझे ये यूजर नहीं चाहिए। क्या मैसेज दिया उसने? उसने कहा भाई SQL सेंटर से है। क्यों भाई? सर MySQL के अंदर delete user NADUET where host is equal Sir? to %. NAD की डेटाबेस में जाके सिंपल मैं गया यहाँ पे और मैंने हैं, वो तो MySQL की डेटाबेस में जाता है सब कुछ, MySQL हर जगह पे। सर फिर आपने इसमें SSUT की बना दी। कहाँ पे? अभी आपने ये कहा था कि NAD की जो डेटाबेस है उसके अंदर यूजर बनेगा। क्यों बनेगा भाई? इधर देखो, शो डेटाबेसेस, मैं चला गया यहाँ पे, मैंने उससे क्या कहा कि भाई एक NAD का यूजर बनाओ और एक डेटाबेस और एक इसकी बनाओ। अब ये जो डेटाबेस बनेगा, ये तो बन गया डेटाबेस, इसके जो यूजर्स और ये सारी चीजें होंगी ना, ये MySQL की अपनी डेटाबेस में होंगी। सही है, सही है, सही है। बात क्लियर है? सही। अब मैं गया, जब मैंने क्रिएट किया था तो मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैंने कहा मुझे सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करना है, तो वो मुझे कह रहा है कि भाई डेटाबेस, अब जरा समझिएगा बात को, जब ये मैं कमांड लगा रहा हूं तो लॉजिकली ये कमांड ठीक नहीं है। ये कमांड क्यों ठीक नहीं है कि मैं उससे कह रहा हूं NADUET का यूजर डिलीट कर दो, यही कहा है ना मैंने। अब ये कमांड क्या हो सकती है वो देखें जरा। मैं आया यहाँ पे और मैंने कहा भाई इसको मुझे हेल्प दो, अगर मैं किसी काम को करते हुए भूल जाऊं तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा मुझे हेल्प चाहिए, किस चीज की हेल्प? इंटर। उसने मुझे हेल्प के ऑप्शन दे दिए कि भाई ये हेल्प के सारे ऑप्शन हैं। इसमें कहीं पे कोई ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है मेरे पास के जिसमें मैं बोलूं कि भाई मैं किस तरह हेल्प ले सकता हूं? तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा और लिखा मैंने हेल्प यूजर। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। हेल्प यूजर, तो उसने मुझे क्या वो दिया है, कह रहा है इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका सेंटेक्स, सिलेक्ट यूजर डेविड एट लोकल होस्ट, ये सिलेक्ट करने की बात कर रहा है। मैंने कहा हेल्प दो मुझे किस चीज की? डिलीट की। थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा तो डिलीट के लिए मुझे ऑप्शन आ रहा होगा, ये सारे डिलीट के ऑप्शन हैं, ये सब डिलीट के ऑप्शन, यहां से शुरू हो गया डिलीट, हेल्प डिलीट, ठीक है, ये सारे डिलीट के ऑप्शन हैं। मल्टीपल टेबल सिंटैक्स, डिलीट फ्रॉम, टेबल नेम, अच्छा ये मुझे वो दे रहा है, कंडीशन लगाने पड़ेंगी, वेयर कंडीशन, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे आया और भी वो मुझे बता रहा है कि भाई आप यहाँ से ये ऑप्शन ले सकते हैं। तो मैं डिलीट की कमांड देख के अब मैं कमांड लगा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि अब जो मैं कमांड लगाऊंगा डिलीट यूजर NADUET वेयर होस्ट इज इक्वल टू %, डिलीट यूजर फ्रॉम, सही है ना? वैसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। चलो ये डिलीट यूजर फ्रॉम यूजर जो है वो उसके टेबल का नाम है।
यार वैसे चलो अपन ट्राई कर लेता हूँ। वेयर होस्ट इज इक्वल टू एंड उसका क्या था वो, यूजर इज इक्वल टू NEDUET। सही है। डिलीट यूजर फ्रॉम, क्या नहीं लगाया, एक मिनट सर्च करो। वेयर होस्ट सिंगल, मैं उसमें कुछ गलती कर रहा हूँ, सिंपल से कमांड से हो गया। मैंने उसे कहा डिलीट करो यूजर फ्रॉम यूजर। अगर मैं आपको जाके यहां पर इस तरह दिखा दूं, सिलेक्ट करो सिलेक्ट करो यूजर कॉमा होस्ट फ्रॉम यूजर। ये यूजर का, ये जो यूजर है ना, ये टेबल है, ये यूजर टेबल है। इस टेबल के अंदर यूजर और होस्ट की फील्ड्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इंटर करूं तो इस टेबल के अंदर यूजर और होस्ट की जो है ना वो फील्ड्स हैं। तो इसमें एक यूजर था जिसका नाम था NEDUET और उसका जो होस्ट था वो क्या था, परसेंटेज, यानी कि एनी। तो जब मैंने उसको डिलीट किया तो कैसे डिलीट किया, मैंने उसे कहा कि डिलीट करो यूजर फ्रॉम यूजर, यानी कि आपने एक यूजर डिलीट करना है यूजर के टेबल में से जहां पे होस्ट जो है ना लिखा हुआ हो। क्या, अब देखे मैं होस्ट क्या कर रहा हूं, मैंने कहा 192.168.40. ये होस्ट है, जहां पे होस्ट ये हो और यूजर का नाम क्या हो, NEDUET। तो ये मैच करेगा, होस्ट ये होगा, NEDUET यूजर का नाम होगा। जब मैं इंटर करूंगा और उसके बाद सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे ये वाली लाइन चली गई। अगर मैं यूजर मेंशन नहीं करूंगा तो नेटवर्क, वो सेम नेटवर्क जितने यूजर होगा सब डिलीट कर देगा। हाँ, सब डिलीट कर देगा। सही बात की उसने। अब मैं एक काम और कर लेता हूं कि मैं उसको ये वाली कंडीशन जो तुमने बात की अभी मैं ये हटा देता हूं। तो मैं अगर ये ऐसा लिख दूं कि वेयर यूजर इज इक्वल टू NEDUET, तो देखते हैं रिजल्ट में क्या आ रहा है। ये देखें उसने कितनी रॉज जो है वो इफेक्ट हुई हैं, 2। तो अब अगर आप देखेंगे तो वो यहां से चला गया। तो इस तरह आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं और यूजर को डिलीट कर सकते हैं। मुझे यूजर क्रिएट करना है, डिलीट करना तो उस सूरत में जब मैंने कोई मिस्टेक कर दी, जैसे मैंने अभी की थी, तो मैंने आपको दिखा दिया कि मल्टीपल अगर आपने होस्ट दिए हुए तो आप उसको सेट कर सकते हैं। यूजर क्रिएट करने के लिए मैं कमांड जो यूज कर रहा था वो क्या कर रहा था, क्रिएट करो यूजर NEDUET @ कहां से आएगा वो यूजर, मैंने कहा वो यूजर लोकल होस्ट से आएगा और आइडेंटिफाइड बाय, उसका पासवर्ड दे दिया जो भी मैं देना चाहता हूं। मैंने कहा ABC123, ये उसका पासवर्ड है। इंटर, सॉरी, क्रिएट करो यूजर NEDUET @ localhost आइडेंटिफाइड बाय, सही तो लिखा है, बना भाई क्या, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई कहीं पे क्या, कह रहा है क्रिएट यूजर फील्ड। अच्छा, जब मैंने ये काम किया तो काम करने के बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूं, सही तो है, यूजर तो चला गया ना, क्या लगा दिया, सही तो लगा है। क्रिएट, स्पेलिंग देख लो बस सिर्फ, NEDUET @ localhost आइडेंटिफाइड बाय, सही तो है। एक मिनट, एग्जिट किया, वापस आया और वापस आके सेम कमांड दोबारा ट्राई की। क्या हो गया, मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है क्या? सर NEDUET की डेटाबेस है, लेकिन चेक कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अरे यार, नहीं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा कर रहा हूँ भाई, देखें ना, मैंने इससे पहले भी तो क्रिएट की कमांड इस्तेमाल की थी ना, ये देखें, थोड़ा सा ऊपर चल के देख लेते हैं, आ रहा था यार, ऐसा आना तो नहीं चाहिए यार। ये देखें, सिंपल तो है, चलो कहते तो नहीं, आप ही की बात मानेंगे भाई।
वही सेम कमांड है, मैं यूज कर रहा हूँ। सॉरी, मैंने वो लगाया तो था। अच्छा, वो नहीं लगाया, सॉरी वो नहीं लगाया। सर वही कमांड लगा के MySQL डॉट NAD UIT कर लें तो भी चल जाएगा, कंपाइल कर जाएगा। मैंने कहा यूज करो MySQL, और MySQL में चला गया और वहाँ पे वही कमांड लिखी है और मैंने उसमें साइन लगा दिया लोकल होस्ट, कि लोकल होस्ट से कनेक्ट करो। अब तो नहीं चल। देख रहे हो भाई? हाँ कारी साहब, यार स्पेलिंग मिस्टेक कुछ लग रही है मुझे इसमें। लोकल होस्ट। अच्छा, मैंने कहा ऐसा करो, U1 के नाम से यूजर बना दो। जब U1 के नाम से यूजर बनाओगे तो अब ये बना देगा। तो क्यों नहीं बना रहा था भाई वो? हाँ हैं? तो मैं तो बाहर निकल के आ गया। फ्लैश प्रिविलेजेस होता है इसके अंदर। तो फ्लैश प्रिविलेज होता है, मैं तो बाहर निकल के आ गया। सर एक बात बता, दोबारा देखो एक दफा, ये देखो भाई, मैं यहाँ चला गया, उसने मुझे मैसेज दिया, मैं गया यहाँ पे और मैंने कहा फ्लैश प्रिविलेजेस, स्पेलिंग सही है भाई, और सेम कमांड दोबारा लिख रहा हूँ NAD UIT के, उसने बना दिया। सही है? ये क्या किया? तो वो है, ये क्या किया? हाँ वो बता रहा हूँ क्या किया मैंने। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि अब आप यहाँ देखें, एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, सिलेक्ट यूजर HOST होस्ट फ्रॉम यूजर, मेरे पास, और शो डेटाबेसेस। मेरे पास 2 यूजर हैं और 2 डेटाबेसेस हैं। कौन कौन से यूजर हैं और कौन कौन सी डेटाबेसेस हैं? एक यूजर का नाम है NAD UIT और एक का नाम है SS UIT, और उन दोनों के नाम से डेटाबेसेस भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि NAD यूजर को NAD की डेटाबेस पे और SS UIT को SS UIT की डेटाबेस के ऊपर राइट्स होने चाहिए सिर्फ, यानी कि जब मैं इन यूजर से कनेक्ट करूं तो सिर्फ वो डेटाबेसेस नजर आए। अभी मैं जिस यूजर से कनेक्ट करता हूं वो कौन सा यूजर है? रूट का यूजर है, रूट का यूजर। जब रूट के यूजर से जाता हूं तो मुझे सारी डेटाबेसेस नजर आती हैं। सारी डेटाबेसेस नजर आती हैं। अगर मैं नॉर्मल यूजर से जाऊंगा कि जिसका नाम रूट नहीं है बल्कि जिसका नाम NAD UIT है, और उसका पासवर्ड लिखूंगा, क्या पासवर्ड रखा था? NAD ABC123, वो कनेक्ट हो गया। अब जब मैं इससे कहूंगा शो डेटाबेसेस, तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन सी डेटाबेस दिखाएगा? ये वाली। एक टेस्ट की डेटाबेस है जो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, और एक इंफॉर्मेशन स्कीमा की डेटाबेस है, वो भी नहीं आ रही। ना MySQL की डेटाबेस आ रही है, ना NAD की आ रही है, ना किसी और की आ रही है। सेम ऐसा ही जब मैं जाऊंगा SS UIT वाले के ऊपर, तो SS UIT वाले के ऊपर भी मुझे क्या नजर आएगा भाई? कोई डेटाबेस नजर नहीं आएगी, सिर्फ ये डेटाबेस नजर आएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि ये डेटाबेस उनको जो है वो नजर आए, ताकि वो अपनी डेटाबेसेस को मैनेज कर सकें। मुझे क्या करना होगा? कमांड देखें। अब कमांड में भी 2 तरह के ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है कि किसी डेटाबेस के ऊपर किसी यूजर को फुल प्रिविलेजेस देने, फुल प्रिविलेजेस। तो मैं वो दोनों कंडीशन जो है वो आपको दिखा रहा हूं। पहली कंडीशन क्या है? मैंने सिंपल सा कहा ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस। किसको देने? ऑन, मेरी डेटाबेस का नाम क्या है? NAD UIT, टू NAD UIT @ किसको देने भाई? लोकल होस्ट। इसको मैंने सारे राइट्स देने हैं इस डेटाबेस के ऊपर कि ये सारे काम कर सके। जो कमांड मैंने लिखी है वो कमांड क्या है? ग्रांट करने हैं आपने ऑल प्रिविलेजेस ऑन, ये डेटाबेस का नाम है और ये यूजर का नाम है। इसका पैटर्न क्या है कि आप उसको बताते हैं ये DB नेम है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं, और ये यूजर का नाम है। ये आपने पैरामीटर दे दिए हैं। इसका मतलब ये है कि इस डेटाबेस के ऊपर, ये मैंने हैश लगा के चला दिया, ये कमांड चलेगी नहीं, तो मैंने कहा तमाम प्रिविलेजेस इस डेटाबेस के ऊपर देने हैं आपने इस यूजर को। और जब आपने ये दे दिया तो देने के बाद प्रिविलेजेस अभी मिले नहीं होंगे इसको जब तक आप फ्लैश प्रिविलेजेस का
जब तक आप ये कमांड नहीं चलाएंगे उस वक्त तक ये फ्लश प्रिविलेजेस बेसिकली प्रिविलेजेस टेबल को लोड कर देता है, रीलोड कर देता है। तो अब जब आपने ये काम कर लिया तो करने के बाद अब आप जाएंगे जब NAD वाले यूजर से, तो देखें आपको क्या नजर आ रहा है। मैं NAD के यूजर से गया, वहां मैंने ABC123 लिखा, इंटर किया और मैंने जाके शो डेटाबेस की कमांड चलाई। तो अब आप देखें अब आपको क्या नजर आ रहा है। क्यों भाई, मैंने कुछ गलत कमांड दे दी क्या? एग्जिट, मैंने क्या कमांड दे दी? इंटर पासवर्ड, देखो मैंने कमांड क्या दी है, सही तो दी है। ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन NAD UET टू NAD UET एट लोकल होस्ट। एक चीज इसमें और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डॉट स्टैटिक NAD वाले के अंदर, उसके अंदर जो सब चीजें हैं, टेबल वेबल सबको दे दो एक दफा। इस नाम का यूजर बना हुआ है ना? हाँ बना हुआ तो है। अच्छा, अभी मैंने प्रिविलेजेस फ्लश नहीं किए हैं, एग्जिट किया है, देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। और NAD वाले यूजर से गया हूँ ABC123 करके और शो डेटा बेसिस लिखा है मैंने, आ गया। अच्छा, पहले जो मैंने दिया था वो मैंने किस तरह से दिया था? एग्जिट। अब एक चीज देखें, मैं यहां पे एक कमांड लिख रहा हूं रूट से जाके, वो कमांड क्या है? शो ग्रांट्स। किसकी ग्रांट्स देखनी है मुझे? NAD UET वाले की। मुझे उसकी ग्रांट देखनी है जिस यूजर का नाम NAD UET है, तो मैं उसकी ग्रांट्स देखना चाहता हूं। तो देखते हैं कि जवाब में क्या आ रहा है, वो भी लगाना पड़ेगा। क्या हो गया? नहीं, डेटाबेस नहीं, मैं जो है वो डेटाबेस नहीं देखना चाह रहा, मैं ग्रांट्स देखना चाह रहा हूँ। तो शायद वो मुझे ऐसे दिखाए NAD UET। सर पहले डेटाबेस में लॉगिन करें, बनाना MySQL, यूज MySQL। ऐसा मैंने कमांड लिखी है हेल्प ग्रांट्स, सिलेक्ट नहीं, सिंपल शो ग्रांट से आती है। मैंने स्पेलिंग लिखी है हेल्प ग्रांट्स और फिर देखता हूं कि ग्रांट्स में वो क्या कह रहा है। बोला सिंपल ग्रांट्स ही होता है, शो ग्रांट्स, तो मैंने भी तो ये लिखा है। वो सारे यूजर का दिखाएगा ना, सबका दिखाएगा ना, वो सबका दिखा रहा है। मुझे जो है वो देखना है अपने यूज़र का। तो जब मैं शो ग्रांट्स कर रहा हूँ तो वो मुझे, चलो एक दफ़ा दोबारा करता हूँ, शो ग्रांट्स NAD UET @ पता है क्यों दिखा रहा है रूट का? उसका वजह यह है कि मैंने फ्लश प्रिविलेजेस नहीं किया है। वो करता हूँ तो फिर नज़र आएगी, वो अपडेट करेगा उसे। दोबारा करता हूँ सिंपल शो ग्रांट्स और कमांड देखता हूँ कि क्या कमांड, वो रिजल्ट क्या आ रहा है। पहले वाले का रिजल्ट देख लें आप, क्या आया था, वही आ रहा है। तो मैं गया और मैंने कहा ग्रांट करो ऑल प्रिविलेजेस ऑन NAD UET डॉट स्टैटिक। उस NAD UET के अंदर जो कुछ भी है उस सब पे, और किसको दो? टू NAD UET @ लोकल होस्ट। जब मैंने ये चेंज कर दिया तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब मैं उससे शो ग्रांट्स की बात करूंगा तो वो मुझे क्या देगा? नहीं दे रहा। मैंने कहा प्रिविलेजेस फ्लश करो, क्या हो गया? अब दिखाओ। अच्छा,
दोबारा गया हूं और उसको कहा है कि मुझे शो ग्रांट्स दिखाओ किस यूजर के, NAD UET के, इस यूजर के दिखाओ। ऐसे नहीं दिखा रहा, मैंने कहा @लोकल होस्ट के दिखाओ। क्या कर रहा है? क्यों भाई? अच्छा, जब मैं सिंपल शो ग्रांट्स कर रहा हूं तो मुझे दिखा रहा है, और जब मैं यूजर का, इसका मतलब है मैं यूजर ठीक नहीं लिख रहा। एक मिनट, हेल्प में भी उसने मुझे नहीं दिखाया था ना, हेल्प ग्रांट्स, वो बस कह रहा है शो ग्रांट्स ही आपने करना है। तो जो है अभी यूजर का देख लेते हैं, एक मिनट। कंट्रोल F GRANTS ग्रांट्स, इसके अंदर एक टेबल लिखा हुआ है। अरे यार, फॉर नहीं लगाया, ये होता है। हम बिल्कुल सही लिख रहे हैं, बस सिर्फ यहाँ पे फॉर लगा देना है। इंटर करूंगा, वो उस यूजर के जो है ना वो प्रिविलेजेस मुझे दिखा देगा। ये देख लें यहाँ पे, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन NAD UET। जब मैंने NAD UET को सारे प्रिविलेजेस दिए तो उसको सारे प्रिविलेजेस मिल गए, और जब मैंने MySQL को दिए, बेसिकली वो मैंने MySQL को नहीं दिए थे, वो मैंने सिर्फ NAD UET का नाम लिखा था, तो उसने जो है वो उसके प्रिविलेजेस जो है वो MySQL के साथ .NAD UET को दे दिए थे। तो किसी भी डेटाबेस को प्रिविलेजेस देने हो तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ जाएं और इस तरह से डेटाबेस और .स्टैटिक करके दे दें, तो वो जो प्रिविलेजेस होंगे वो आपको, आपके इस यूजर को मिल जाएंगे। और अगर आपने प्रिविलेजेस को रिवोक करना है तो ग्रांट की जगह पे आप क्या करेंगे, ग्रांट की जगह पे आप करेंगे रिवोक। पहले मैंने ये प्रिविलेजेस दिए थे, मैं करूंगा रिवोक। जब मैं रिवोक करने जा रहा हूं तो एक चीज देखें, जब ग्रांट करने जा रहे थे तो टू लगाया था, जब रिवोक करने जा रहे हैं तो फ्रॉम लगा देंगे। जब ग्रांट करने गए थे तो क्या लगाया था, टू। ये देखिएगा, अभी जब हम ग्रांट करने गए थे तो हमने ग्रांट करते हुए टू लगाया था, और जब हम रिवोक करने जा रहे होंगे तो हम वहां पे क्या कमांड यूज करेंगे, फ्रॉम। अभी आप उससे पहले देख लें कि अगर मैं ग्रांट्स देखता हूं अपने NAD UET के यूजर के, तो आपको यहाँ पर ये ग्रांट इस तरह से नजर आ रही है कि NAD को MySQL के ऊपर भी राइट्स हैं। मैं रिवोक करना चाह रहा हूं तो मैंने टू की जगह पे फ्रॉम लगाया और इसको रिवोक की कमांड चला दी, और जब रिवोक की कमांड चलेगी और फिर आप जाके शो प्रिविलेजेस करेंगे, शो ग्रांट्स करेंगे, तो आपको वहां पे वो लाइन नजर नहीं आएगी कि जो लाइन आपको पहले ऊपर नजर आ रही थी। तो ग्रांट्स के अंदर जब ग्रांट्स दे रहे हैं, जब ग्रांट्स दे रहे हैं तो आपने यहाँ पे रिवोक की जगह पे ग्रांट्स का वर्ड इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे टू का वर्ड इस्तेमाल करना है जब आप ग्रांट्स दे रहे हैं तो। और जब आप रिवोक कर रहे हैं, यानी कि जो परमिशन आपने दे रखी है वो आप रिवोक कर रहे हैं, रिवर्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे रिवोक की कमांड इस्तेमाल करेंगे, और रिवोक की कमांड इस्तेमाल करके यहाँ पे आप फ्रॉम करेंगे। तो इस तरह से आप जो है वो इसकी परमिशन को रिवोक कर सकते हैं। किसी भी डेटाबेस पे परमिशन देनी हो उसका तरीका ये है, और उसको परमिशन को रिवोक करना हो उसका तरीका ये है। और जब भी ये काम करें तो इस काम को करने के बाद रिकमेंडेड ये है कि जब भी आप कोई राइट्स मैनेजमेंट करें यूजर से रिलेटेड, तो आप फिर यहाँ पे एक कमांड होती है फ्लश प्रिविलेजेस वाली, आप वो चला दें। फ्लश प्रिविलेजेस की कमांड आप चला दें। मैं इसको चलाने के बाद भी NAD की ग्रांट्स देख रहा हूँ, तो NAD को ये ग्रांट्स मिली हुई है कि NAD सिर्फ और सिर्फ जब कनेक्ट करेगा तो अपने डेटाबेस के ऊपर कनेक्ट कर सकता है, बस। इसके अलावा कहीं और कनेक्ट नहीं कर सकता। और एक यहाँ पर एक और चीज भी मेंशन हुई है, ग्रांट यूजेज जो NAD को बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है कि NAD अगर चाहे तो सारे प्रिविलेजेस नहीं, सिर्फ यूजेज के प्रिविलेजेस, यानी कि क्यूरी करने के प्रिविलेजेस मिले हुए NAD को। और कौन सी डेटाबेस पे मिले हुए हैं, static सब पे।
मैं रिवोक करना चाह रहा हूं, मैंने कमांड क्या लिखी, रिवोक यूजेज ऑन स्टैरिक डॉट स्टैरिक फ्रॉम NAD UET @लोकल होस्ट। NAD को किसी भी दूसरे डेटाबेस के ऊपर यूज करने के, यानी कि सिलेक्ट की क्यूरी चलाने के नहीं है, वो राइट्स नहीं है। रिवोक यूजेज ऑन स्टैरिक डॉट स्टैरिक फ्रॉम, सही तो है, नाम सही नहीं है, लोकल होस्ट सही नहीं है, स्पेलिंग में मिस्टेक है उसने। अब जब मैं जाके शो ग्रांट देखूंगा तो ग्रांट्स खत्म नहीं हुई क्या? सर इसमें अपना भी चला जाएगा। मैंने कहा फ्लश करो। ऐसा? हाँ, इसमें वो आमतौर पे वो होता नहीं है, तो मैं वैसे ही आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। वो यूजेज की कमांड उसने दी हुई है, मैं चेक कर रहा हूँ फ्लश प्रिविलेजेस, और अब देखते हैं वो दे नहीं रहा उसे। ग्रांट जो है ना वो किसी और के ऊपर अगर होगी तो शायद वो ले ले, मैं आपको उसकी एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखें ज़रा, मैं चाहता हूँ कि ग्रांट्स करूँ यूजेज की SSUET के डेटाबेस पे, किसको, NAD UET @लोकल होस्ट को, ये मैं चाहता हूँ। ये मैंने लिखा और लिख के ग्रांट यूजेज ऑन SSUET to NAD UET। क्यों भाई? ग्रांट यार, सही है जी, ये सही है। जब मैंने ये ग्रांट दे दी, और ग्रांट देने के बाद जब मैं शो करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास SSUET का वो आ रहा है क्या? दे तो दिया है मैंने, लेकिन यहां मुझे नजर नहीं आ रहा। आना तो चाहिए, चेक कर लेते हैं। अब आ नहीं रहा, क्यों भाई? मैंने दी नहीं क्या परमिशन? स्टैरिक में कवर हुआ होगा। हाँ, वो स्टैरिक डॉट स्टैरिक में कवर हुआ हुआ है। चलो एक कमांड में दे रहा हूं यहाँ पे, ये देखें, मैं ग्रांट के अंदर एक चीज आपको दिखा रहा हूं कि सिर्फ ये ऑल प्रिविलेजेस नहीं होती, ऑल प्रिविलेजेस नहीं होती, बल्कि ग्रांट्स कौन कौन सी होती हैं। अगर आप ये कमांड को मैं इस तरह दिखाऊं आपको, हेल्प ग्रांट्स, शो नहीं, ये कौन कौन सी होती हैं? अब ये देखें जरा, मैं ग्रांट देना चाह रहा हूं कौन सी वाली, यूजेज की नहीं, बल्कि मैं यहां पे दे रहा हूं इंसर्ट कॉमा अपडेट। मैं चाहता हूं कि वो उसको इंसर्ट कर सके, उसको अपडेट कर सके, उसको डिलीट कर सके, ये काम वो कर सके। किसका? SSUET के अंदर। कौन कर सके? NAD UET का यूजर। ये मैं ग्रांट देना चाह रहा हूं उसे। जब मैंने इसको इंटर किया, अब इंटर करके जब मैं शो ग्रांट्स करूंगा तो अब उसको चाहिए कि मुझे दिखाए। वो देखें क्या दिखा रहा है, वो मुझे दिखा रहा है कि आपने किस कमांड से दिए ग्रांट। एक होता है ना ऑल प्रिविलेजेस, ऑल प्रिविलेजेस, हम ऑल प्रिविलेजेस नहीं दे रहे, बल्कि हम जो प्रिविलेजेस दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि वो सिर्फ इंसर्ट कर सके, अपडेट कर सके, डिलीट कर सके। अगर हम किसी को सिर्फ अपडेट करने के राइट देना चाहते हैं तो अपडेट लिखूंगा यहाँ पे और बाकी कमांड एज इट इज दे दूंगा। और जब मैं शो प्रिविलेजेस करूंगा, शो ग्रांट्स करूंगा, तो उसको ये ग्रांट मिली भी आ रही होगी। तो जरूरी नहीं है कि आप ऑल प्रिविलेजेस दें। आपके पास प्रिविलेजेस कौन कौन से होते हैं, मैं उसकी आपको एक चीज यहां दिखा रहा हूं। कंट्रोल, हाँ मैं यहीं पे दिखा रहा हूं आपको। मैंने कहा अपडेट, अपडेट लिख के एंटर किया है। अरे यार, देखें कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं। वो तो खैर उसने बता रखा है हमसे, वो कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक जगह पे उसका टेबल बना हुआ होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बना हुआ नहीं है, नहीं है, टेबल नहीं है, बस वो उसने कहीं पे होता तो है यार, इसमें शायद हमारे पास, ये देखें, पर नीचे उसने इस तरह दे रखा है कि आप जो है वो ग्रांट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं ऑन इन्वेंट्री टू
john@localhost, ये इस तरह आप दे सकते हैं। और किसी को आपने अगर सिर्फ सिलेक्ट की देनी है तो आप उसके ऊपर सिलेक्ट भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको फ्लश प्रिविलेजेस टेबल को रीलोड करना है। तो आपके पास जो राइट्स के ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए कि आपने यूज़र क्रिएट कैसे करना है और उस यूज़र को राइट्स कैसे देना है। मैं इसकी समरी अब आपके सामने रख रहा हूँ कि मुझे अगर कोई डेटाबेस बनानी है तो मैंने कहा मुझे एक डेटाबेस बना दो, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा ऑनवायर। ये डेटाबेस बना दो, उसने बना दी। मुझे अगर यूज़र क्रिएट करना है तो मैं कमांड लिखूंगा क्रिएट करो यूज़र ऑनवायर @localhost। ये यूज़र बन गया, उसका पासवर्ड सेट करना है आइडेंटिफाइड बाय, उसका पासवर्ड दे दिया ABC123। ये यूज़र क्रिएट कर दिया। जो यूज़र क्रिएट किया ये ऑनवायर की डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया है। तो अगर उसको राइट्स देने होंगे तो कैसे राइट्स दूंगा, दो तरह के ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कि यहाँ पे लिख दूं ऑल प्रिविलेजेस ऑन onwire.static टू onwire ये ऑनवायर का यूज़र है @localhost। इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ उसको सारे प्रिविलेजेस दे दूँ, और ऑल प्रिविलेजेस की जगह पे अगर मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं करूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख दूँ इंसर्ट दे दो और अपडेट दे दो। डिलीट के नहीं देने और सिलेक्ट के दे दो। सही है, ये मैंने कर दिया। ग्रांट करो इंसर्ट अपडेट सिलेक्ट ऑन ऑनवायर टू onwire@localhost। वैसे मैंने ऊपर प्रिविलेजेस सारे दे रखे हैं, आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने एंटर किया, उसने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। तो आपका काम है यूज़र बनाना, आपका काम है डेटाबेस बनाना, आपका काम है यूज़र बनाना। आपने उसको ग्रांट कर दिए प्रिविलेजेस। अगर गलती से आपने ये प्रिविलेजेस ऑल कर दिए थे और आपको रिवोक करने हैं तो आप जाएंगे और आप कहेंगे रिवोक कर दो ऑल प्रिविलेजेस। मैंने गलती से वो कर दिए थे ऊपर वाले, मुझे देने थे ये वाले इंसर्ट अपडेट और सिलेक्ट वाले, मैंने गलती से कर दिए। तो ऑल प्रिविलेजेस, रिवोक ऑल प्रिविलेजेस ऑन onwire.static फ्रॉम onwire@localhost। ये मैंने कह दिया उसे। अब मैं इंसर्ट करूंगा तो ये उसने ऊपर वाले ऑल प्रिविलेजेस ले लिए। अगर मैं शो करूंगा ग्रांट्स फॉर किसकी, onwire@localhost, नहीं वो तो क्यों खत्म हो जाएंगे, पर ऑल में शामिल हो गए ना, दो दफा दिए ना, इसके अभी देख लो ना। शो ग्रांट्स फॉर onwire@localhost, इंटर किया तो क्या कह रहा है, बोला हाँ सही तो कह रहा है। बोला भाई खत्म हो जाएंगे ना सर, आपने डबल काम कर दिया। आप पहले एक दे रहे हैं, फिर आपने ये दे दिया और फिर आपने उससे बोला तमाम प्रिविलेजेस ले लो। तो जब तमाम प्रिविलेजेस लेंगे तो सारे खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए अगर आपको फिर दोबारा ये कमांड चलाना पड़ेगी और अब आप देखेंगे तो अब ये आ जाएगा। सही है, तुम्हारी लॉजिक बिल्कुल सही है, समझ रहे थे। तो मैंने इसको यहाँ से एग्जिट कर दिया, ये बात मुझे पता होनी चाहिए। एक और चीज़ जिसकी वो आपसे एक्सपेक्टेशन करता है वो क्या है, फिलहाल मैंने इसको यहाँ से एग्जिट किया है और आपको जाके दिखा रहा हूँ MySQL -u onwire -p ABC123 शो डाटा बेसिस। इंटर करूँगा, मेरे पास ऑनवायर की डेटाबेस इसमें आ रही होगी। तो मैंने क्या क्या बातें ऐसी हैं जो मैंने आपको बताई हैं और कौन सी ऐसी हैं जो मैंने मिस कर दी हैं, मैं उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेता हूँ। ये जो बातें आपको पता होनी चाहिए, सिलेक्ट की कमांड चलाने का पता होना चाहिए आपको, सही है। MariaDB का पता होना चाहिए आपको, MariaDB की इंस्टॉलेशन, हाँ बस दे रहा हूँ, इसमें वो करके ब्रेक देता हूँ। MariaDB की इंस्टॉलेशन का पता होना चाहिए आपको, MariaDB को सिक्योर करने का पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा MariaDB के अंदर आपको उसकी स्किप नेटवर्किंग का फ़ीचर पता होना चाहिए, बाइंड एड्रेस का फ़ीचर पता होना चाहिए। my.conf में जाके अगर आपने उसकी पोर्ट चेंज करनी तो उसके अंदर पोर्ट का ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए। वैसे उसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो होती है वो 3306 होती है। फायरवॉल में MySQL का रूल आपको पता होना चाहिए।
आपने इंस्टॉल कर ली डेटाबेस और उसके बाद आपने उसको सिक्योर कर लिया, उसके बाद आपने उसको टेस्ट करके देख लिया, एग्जिट हो गया। डेटाबेस में आपको डेटाबेस क्रिएट करना आना चाहिए। डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है? डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद आपको डेटाबेस के वो टेबल्स वगैरह देखने आने चाहिए। सिलेक्ट की क्यूरी के अंदर आपको ये पता होना चाहिए इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है। ये बेसिकली वो एक वर्ड इस्तेमाल होता है CRUD राइट्स जो है ना, वो एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसमें क्रिएट करना, रीड करना। अगर आप कोई डेटाबेस में कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो वो बेसिकली इंसर्ट कहलाता है, रीड करना वो सिलेक्ट कहलाता है, अपडेट करना तो वो अपडेट ही है, एंड डिलीट करना वो डिलीट ही है। CRUD। These 4 basic command are often referred by the generic term CRUD, और CRUD stand for create, read, update and delete, ठीक है। तो वो आपको उसका पता होना चाहिए। डिस्क्राइब करें किसी टेबल को, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ है जो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें इंसर्ट करने का भी पता होना चाहिए। इंसर्ट, ये जो यूज़र मैंने क्रिएट किया है ना, इस यूज़र को मुझे इंसर्ट भी करना आना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं किस तरह इसको इंसर्ट करूंगा ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। उसके अलावा डिलीट करने का ऑप्शन है। अगर आपको कोई चीज़ डिलीट करनी हो, जैसे हमने यूज़र डिलीट किया था, तो वो आपको पता होना चाहिए कि डिलीट किस तरह से करना है। अपडेट करने का पता होना चाहिए, आपको कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, यूज़र का नाम चेंज करना है आपको, तो ये उसके सारे ऑप्शन जो है वो मुझे दिखा रहा है। अपडेट और डिलीट और ये इस तरह के काम इतने ज़्यादा हमारे उसके नहीं हैं, लेकिन ये कि हमारा जो मेन रोल है वो ये कि डेटाबेस इंस्टॉल करना, उसको सिक्योर करना, नई डेटाबेसेस बनाना, यूज़र्स क्रिएट करना, उनको राइट्स देना। ये सारी चीज़ें एग्जाम में भी आती हैं। उनको राइट्स देना और राइट्स देने के बाद उनका बैकअप करना और उनका रिस्टोर करना, ये एक लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है। इंस्टॉल कर लिया था हमने, सही है। इंस्टॉलेशन की प्रैक्टिस थी, MariaDB की कमांड्स की प्रैक्टिस है। आपको डिलीट करना है, सिलेक्ट करना है, शो करना है टेबल्स, और आपको यूज़र क्रिएट करना है और उसके राइट्स देने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये उसकी प्रैक्टिस है पूरी। अगर आप देखोगे तो इसमें सारा काम ही वो है कि उसने आपको टास्क दिए होंगे, ये यूज़र क्रिएट करो इस तरह से, जॉन क्रिएट करो लोकल होस्ट से, उसका पासवर्ड जो भी रखना है रख देना, और उसको ये राइट्स हों। तो उसने यूज़र क्रिएट किया और उसके बाद अगर आप जाके देखोगे तो उसने उसको ग्रांट किया, और उसके बाद उसने उसे यूज़र क्रिएट किया, ग्रांट्स किया और जाके चेक कर लिया, सही है। और इसी तरह से कोई भी डेटाबेस हो उसके अंदर जो है वो हमें फिर ये आ गया डेटाबेस को रीस्टोर और क्रिएट और रीस्टोर करने वाले उस पर कि उसने MySQL डम की कमांड कैसे चलानी है, ठीक है, रीस्टोर कैसे करना है, ये उसके ऊपर आ गया। और फिर ये उसकी लास्ट में लैब है। अब इसमें जो बात बताने वाली है, जिसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, वो क्या है? इंसर्ट। अब मैं गया फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा यूज़ करो MySQL _BKP में जाओ, चले जाओ। नहीं है क्या वो इसमें? अच्छा, मैं ऑन वायर रूट से लॉगिन किया, यूज़ MySQL _BKP, उसमें चला गया। यहाँ पे मैंने कहा शो करो टेबल्स, उसने टेबल्स शो करवाए। जब उसने मुझे टेबल शो करा दिए तो मैं चाहता हूँ कि किसी टेबल के अंदर मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब भी कर लिया यूज़र को, कि मैं यूज़र को डिस्क्राइब करो यूज़र में क्या क्या ऑप्शन है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र के ऑप्शन के अंदर मैं कुछ चीज़ें मॉडिफाई करूँ यूज़र के अंदर, यूज़र के टेबल में। तो मैं क्या मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ? यूज़र, होस्ट, पासवर्ड, ये 2-3 चीज़ें हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको मॉडिफाई करता हूँ। तो क्या करूँगा मैंने कहा इंसर्ट इनटू यूज़र। यूज़र की कौन सी वाली चीज़ में मॉडिफिकेशन करनी है? यूज़र के अंदर, होस्ट के अंदर, और चलो एक और ऑप्शन ले लेता हूँ, max_con कनेक्शंस। ये 3 वैल्यूज़ हैं जो मुझे यूज़र के अंदर मॉडिफाई करनी है। अच्छा, मॉडिफिकेशन करने से पहले मैं, और वैल्यूज़ क्या हैं उसकी, वो वैल्यूज़ मैंने यहाँ दे दी। यूज़र के अंदर एक नाम देना शाखा, और आम तौर पे हम इसको कहते हैं जी इस तरह से डाल दो, यूज़र में शाखा नाम देना,
होस्ट के अंदर क्या नाम देना, आईपी दे देना शाकी 192.168.10.10, ये शाकी 10.11, ये शाकी आईपी है। और कनेक्शन में डालना मैक्सिमम कनेक्शन 3। इसमें ये मैंने एंट्री की है और मैं अब जो है वो क्या कर रहा हूं भाई। अच्छा, इससे पहले एक चीज आपको दिखा दूं मैं, इससे पहले सिलेक्ट की कमांड चला के दिखाऊं। सिलेक्ट फ्रॉम सिलेक्ट यूजर कॉमा होस्ट कॉमा मैक्स अंडरस्कोर CONNE कनेक्शंस फ्रॉम यूजर। यूजर के टेबल में से ये 3 चीजें दिखाओ। तो यूजर के टेबल में से जब 3 चीजें देखी तो इसमें कहीं पे भी किसका नाम नहीं है, शाह का नाम नहीं है। लोकल होस्ट के अंदर शाह की आईपी नहीं है और मैक्सिमम कनेक्शन में 3 कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ एंट्री तो हैश हटा दिया और एंटर कर दिया। जब ये मैंने हटा दिया और मैं सिलेक्ट करूंगा तो अब इसमें मेरे पास एक और एंट्री आ जाएगी, उसकी शाह की। यूजर की एंट्री आ गई, होस्ट की एंट्री आ गई और आगे मैक्सिमम कनेक्शन आ गया। तो आपको किसी जगह पे भी, अरे मैंने कहा शाह ने एतराज किया, बोला सर ये आपने गलती की है, ये आपने गलत कर दिया, अपडेट। अब अपडेट करूंगा तो क्या करूंगा, वहां पे क्या ये ऑप्शन इस्तेमाल होंगे? हाँ भाई, क्या करूंगा, मैंने कहा चलो मैं ये वाला ऑप्शन करता हूं। वैसे इस वाले ऑप्शन से मुझे मालूम है कि वो काम नहीं करेगा, लेकिन मैंने कहा चलो मैं इस वाले ऑप्शन से इस वाले ऑप्शन को यूज करता हूं और देखता हूं रिजल्ट क्या आ रहा है। सही है, मैं चला गया। ये बात मुझे मालूम है, हो सकता है काम कर जाए, हो सकता है ना करे, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि ये काम नहीं करेगा। मैंने फिर भी उसको कहा कि अपडेट करो इनटू यूजर, जहां पे कोई मेंशन नहीं किया होस्ट क्या हो, बस सिंपल लिखा है होस्ट और वैल्यू ये कर दो। तो इससे इसका रिजल्ट क्या आएगा, उसने मुझे ये मैसेज देना है, क्योंकि जब भी मैं अपडेट करने के लिए जाऊंगा वो इस तरह नहीं करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, वेयर यूजर इज इक्वल टू शाह एंड एक ही है ना, शाह, और होस्ट वैल्यू क्या कर दो भाई 11 की जगह पे 99 कर दो, चल जाएगा भाई। अपडेट इनटू यूजर वेयर यूजर इज इक्वल टू शाह, चल जाएगा ना। अपडेट यूजर सेट इज इक्वल टू ये वेयर होस्ट इज इक्वल टू ये। एक मिनट चलेगा ना, ये भी तो सही जुगाड़ है। नहीं एक मिनट ना यार, बगैर लॉजिक के एंटर नहीं दबा रहा ना, लॉजिक मेरी सही नहीं है। वैसे होस्ट को मुझे रिप्लेस करना है ना। चलो मैंने एंटर किया और जवाब में देखता हूं तो उसने मुझे मैसेज दे दिया कि भाई ये जो है वो लाइन नंबर 1 के अंदर आपके पास एरर है। मैंने कहा हेल्प करो मुझे, अपडेट के अंदर क्या लिखते हैं भाई मुझे बता दो। वो सिंटैक्स आपको जो है वो हम वहां से भी देख सकते हैं। मैं अपडेट में गया और मैंने उसकी हेल्प ली तो उसका सिंटैक्स यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, ये सारे सिंटैक्स आ रहे हैं अपडेट के। यहाँ से अपडेट की मैंने कमांड चलाई थी, अपडेट सेट कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 वेयर कंडीशन ऑर्डर बाय लिमिट रो काउंट। मुश्किल लग रहा है तो करना। नहीं सर, बस अपडेट यूजर सही है। सेट कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 आसान नहीं लग रहा ना, मैं मेरे लिए तो मुश्किल है ना भाई, मैं कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ी हूँ। और आसान कोई एग्जाम्पल मिल रही है भाई, देखो अपडेट सेट
नहीं सिंपल देते हैं, होस्ट इज इक्वल टू 199, हाँ लिख रहा हूँ ना आगे, वेयर यूजर इज इक्वल टू शाह। सही है। टेबल नेम दीजिए, अपडेट यूजर। अरे यार अब हो जाएगा, कोड में शाह सिंगल कोट में। उसने मुझे मैसेज दिया है कि भाई अपडेट यूजर का टेबल अपडेट करना है और उसमें होस्ट के अंदर आईपी ये डालनी है, और यूजर जो है ना जहाँ पे आपका यूजर ये, तो अगर मैं अब जाके अगर सिलेक्ट की क्यूरी चलाऊं तो मुझे उम्मीद है कि उसने मेरी आईपी जो है वो चेंज कर दी होगी। वो असल में होता ये है कि ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो किस तरह से, जब आप डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वो हम भी जब काम कर रहे होते हैं तो हमारी प्रैक्टिस एक दफ़ा देख लें तो फिर वो चीज़ें जहन में आ जाती हैं। अदरवाइज जो है वो लिनक्स तो मैथ्स की तरह है भाई, प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी हो। सही है। तो ये उसने उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ से उसने दे दी है, आप इसको इस तरह से भी अपडेट कर सकते हैं। तो इंसर्ट अपडेट करना ठीक है, वो हमारा एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हमारा काम नहीं है, लेकिन अगर हमें आता हो तो हमारे लिए ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हम उसके अंदर डेटाबेस में जाके भी कोई मॉडिफिकेशन अगर हमें करनी हो तो हम कर सकते हैं। और बहरहाल इसमें आपको अगर आपने इसके MariaDB का डॉक इंस्टॉल कर लिया हो तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट भी मिल जाता है, वो भी आपको सारी कमांड्स जो है वो बता देता है। मैंने इसको जस्ट एग्जिट किया है और मैंने कहा है man -k MySQL, man -k MySQL किया है। उसने बहुत सारी मुझे जो है वो MySQL की हेल्प की वो दे दी हैं, उसमें से जो है वो MySQL कमांड लाइन टूल और ये सारे ऑप्शन मेरे पास हैं, सिक्योर इंस्टॉलेशन, टेबल्स। सही है। मैं उससे इसमें एक अच्छा, इसमें शायद डॉक का पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो वो मेरे पास एक, वैसे इससे भी आ जाएगा अपना MySQL ADMIN एडमिन। और इसमें अगर मैं एग्जाम्पल पे जाऊंगा, वैसे इसमें भी सभी आ रहा होगा, अगर मैं एग्जाम्पल पे नहीं भी जाऊं तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है, डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करना है, फ्लैश प्रिविलेजेस कैसे करने हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको जो है वो पासवर्ड कैसे सेट करना है, ठीक है, MySQL एडमिन की कमांड से पासवर्ड सेट करना है आपने। तो इस तरह से बहुत सारे काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। MySQL स्टेटस, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। वो अंदर की कमांड्स नहीं मिल रही, वो अंदर जाके आप हेल्प ले लेते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ही मिल जाएंगी। चलो भाई, नमाज पढ़ने जाओगे ना।